इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का जो आगमन काल जो है वो सबसे पहले भारत में जो आते हैं वो आते हैं पुर्तगाल, उसके पश्चात आते हैं डच, फिर आते हैं ब्रिटिश, फिर आते हैं डेनिश, फिर आते हैं फ्रांसीसी और फिर अंत में आते हैं स्वीडिश। जो पुर्तगीज जो आते हैं, जो वर्तमान में पुर्तगाली देश के नाम से जाने जाते हैं, वो 1498 में उनका आगमन होता है भारत में। तत्पश्चात डच आते हैं जिनको वर्तमान में हॉलैंड कहा जाता है 1605 में। फिर ब्रिटिश आते हैं जिसको उस समय अंग्रेज भी बोला जाता था और अब वर्तमान में इंग्लैंड बोला जाता है 1608 ईस्वी में। डेनिश जो वर्तमान में डेनमार्क के नाम से प्रसिद्ध है, ये 1620 ईस्वी में। उसके पश्चात फ्रांसीसी जो वर्तमान में फ्रांस के नाम से प्रसिद्ध है 1668 ईस्वी में। और तत्पश्चात स्वीडिश जो है, स्वीडन जो है वो उसके पश्चात भारत में आते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक नोट्स के तौर पे। तो आपको पता है कि पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले भारत में आते हैं 1498 में और सबसे अंत में जाते हैं 1961 ईस्वी में। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तत्पश्चात हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ तो हमने कंपनी के आगमन देखा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपनी के आगमन और साथ ही साथ कब उन्होंने अपनी फैक्ट्री पहली जो है वो स्थापित करते हैं और कहाँ पे करते हैं और कंपनी का नाम क्या था। तो जो पहला जो है कंपनी वो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पुर्तगाल देश से संबंधित था। 1498 ईस्वी में इसका भारत आगमन होता है और पहली फैक्ट्री जो है 1503 ईस्वी में कोचीन या फिर कह सकते हैं कोच्चि में स्थापित करते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके पश्चात आती है, जो इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन से संबंधित थे। इंग्लैंड उस समय और ब्रिटेन अब वर्तमान के 16 ईस्वी में इनका आगमन होता है और पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में 1613 ईस्वी में ये स्थापित करते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक और नाम, मूल नाम जो था वो ये था कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, उसके पश्चात जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आगमन होती है। इसकी स्थापना जो है 1602 ईस्वी में होती है और ये हॉलैंड देश से संबंधित थी। वर्तमान में हॉलैंड को हम लोग नीदरलैंड के नाम से जानते हैं और पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं 1620 ईस्वी में। याद रखिएगा, जो फैक्ट्री की जो बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री सामान बनाने वाली नहीं थी, बल्कि ये वेयर हाउस थी जहाँ पे सामान आप रख सकते हैं। उसके पश्चात डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये डेनमार्क से संबंधित है। 1616 में ये भारत आगमन होती है और 1620 ईस्वी में पहली फैक्ट्री खोलते हैं त्रावणकोर में। ठीक है, तत्पश्चात जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में उनका आगमन होता है और ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और नाम से जाना जाता है कंपनी डेज इंडीज ओरिएंटलिस। ये फ्रांस से संबंधित है। 1664 ईस्वी में जो है इनका भारत आगमन होता है और सूरत में ये पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1668 ईस्वी में। तत्पश्चात स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आगमन होता है उनका और ये स्वीडन देश से संबंधित है। इनकी स्थापना 1731 ईस्वी में होती है और चीन में यह अपना केंद्र बनाते हैं भारत में। ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं थोड़ा पुर्तगाली के बारे में। प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री जो वास्को डी गामा थे, वो मई 1498 ईस्वी में अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचते हैं। मतलब ये कह रहा है कि सबसे पहले जो है वास्को डी गामा नाम के जो एक नाविक थे, वो मई 1498 ईस्वी में एक भारत के एक यात्री थे गुजरात के, अहमद इब्न मजीद नामक, उनकी सहायता से जो है ये रास्ता, मतलब इनको ये रास्ता बताते हैं गुजराती नाविक, उनकी सहायता से केरल के कालीकट पे पहुंचते हैं। और ये कालीकट जो है क्या है, एक बंदरगाह था और बंदरगाह आपको पता है जहाँ पे जहाज रुका करते हैं उसको बंदरगाह बोलते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर या कह सकते हैं प्रथम वायसराय जो है वो बन करके भारत में आते हैं। 1505 ईस्वी में कौन आते हैं, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो भारत में आते हैं और पहला पुर्तगाली वायसराय ये होते हैं। तत्पश्चात 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है वो गोवा छीन लेते हैं। कौन छीनते हैं, तो अल्बुकर्क जो पुर्तगाली वायसराय। अब हम बात कर लेते हैं फ्रांसीसी के बारे में। तो 1764 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना
मंत्री कॉल्बर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासन काल में जो है वो होता है। तो कब होती है? 1764 ईस्वी में। किसकी सहायता से? तो मंत्री कॉल्बर्ट की सहायता से। उस समय वहां के राजा कौन थे? तो लुई 14वां थे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपेन डेज इंडीज ओरिएंटल नाम रखा जाता है, जो हमने अभी यहाँ पर भी बात किया था। ठीक है, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो नीचे आप देख रहे हैं। उसके पश्चात जो फ्रांसीसियों का प्रथम भारतीय गवर्नर जो बने थे वो बने थे फ्रैंको मार्टी। ठीक है, 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने बोलिकोनपुरम में के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव जो है वो प्राप्त करते हैं, जिसे कालांतर में हम लोग पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात बॉन्डिवस का युद्ध जो 1760 ईस्वी में होता है, अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसी को पराजित कर देते हैं। कब? तो 1660 ईस्वी में। किस युद्ध में? तो बॉन्डिवास के युद्ध में। उसके पश्चात है कर्नाटक का युद्ध, अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य जो है वो लड़ा गया था। इस सब के बारे में विस्तार पूर्वक हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे छोटा सा इंफॉर्मेशन हम देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कैनवास पे जो है वो डायग्राम बन जाए कि हमें यहाँ पर क्या क्या रीड करने हैं। उसके पश्चात यहाँ पे अंग्रेज की बात करें तो 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डेन हॉल थे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को पूर्ण रूप से व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। तो अनिश्चित काल के लिए किसने बढ़ाया? जेम्स प्रथम ने बढ़ाया। कब इन्होंने साइन किया गया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। किसने इनको अधिकार दिया? तो उस समय के ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार दिया। किस कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय क्या नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, आप लोग नहीं भूलेंगे। 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट जो है वो अकबर के दरबार में पत्र लेकर जहांगीर के दरबार आगरा पहुंचते हैं। सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं कौन? 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत। अब यहाँ पर देखो, ध्यान रखिए कि यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है। 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कौन आते हैं? कैप्टन हॉकिंस आते हैं। लेकिन वो किस सम्राट के नाम से पत्र होता है? अकबर के नाम से। मतलब आपको पता है कि 1605 ईस्वी के आसपास, मैंने 1605 ईस्वी में जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये शायद अकबर के लिए ही लेटर था, लेकिन अकबर मृत्यु हो प्राप्त कर गए थे। इस वजह से उनके बेटा और अकबर के बाद जहांगीर शासक बनते हैं। तो जहांगीर के दरबार में जो है लेटर लेकर के पहुंचते हैं। 1615 ईस्वी में थॉमस रॉ ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में क्या करते हैं? पहुंचते हैं। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है। फलस्वरूप चार्ल्स को बॉम्बे जो है उपहार में मिल जाता है। कब मिलता है? तो 1661 में मिलता है। क्यों मिलता है? तो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है वो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है। और आपको पता है कि पुर्तगाली जो है वो गोवा पर अधिकार कर लिए थे। ठीक है, तो इसलिए गोवा पुर्तगाल के पास था। लेकिन जो डाउरी सिस्टम होती है, दहेज प्रथा होती है, उसके तौर पे जो है वो किनको दे दिया गया? ब्रिटेन वाले को दे दिया। किसने दे दिया? पुर्तगाल वाले ने दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से मुंबई को प्राप्त कर लिया। किसने किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में उसको गिफ्ट दिया। 1668 में ये जो है सो अधिकार प्राप्त, एक तरह से बोल सकते हैं लीज पर किसने ले लिया? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने ले लिया। कितने पाउंड प्रति वर्ष पे? तो 10 पाउंड जो है वो प्रति वर्ष पर किराए के रूप में या कह सकते हैं लीज के रूप में ले लिया। उसके पश्चात हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 के दिन होता है। इनके मध्य में होता है। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के सेनापति उस समय थे रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो है वो युद्ध ये होता है। इसका परिणाम यह होता है कि अंग्रेज विजय हो जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं।
सिराजुद्दौला जो है वो हार जाते हैं। विशेष की अगर हम बात करें तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव जो है वो यहीं पर रखी जाती है। तत्पश्चात एक और युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है वो होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, और किनके मध्य में होता है तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली सम्राट के मुगल शासक जो थे शाह आलम द्वितीय। ये तीनों के जो सेना है, मतलब मान लो ये तीन सेना है, और ये तीनों सेना किस सेना से लड़ रही है तो अंग्रेज, या फिर उस समय कह सकते हैं अंग्रेज के सेनापति जो थे वो हेक्टर मुनरो जो थे, उनसे ये लड़ाई लड़ रही है। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों सेना मिल करके जो है वो एक से लड़ाई कर रही है, और किससे लड़ाई कर रही है तो अंग्रेज से। फिर भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तो अंग्रेज जितना माने ये तीन वाले हैं तो ये जीतना चाहिए, लेकिन ये लोग हार जाते हैं, और ये कौन जीतते हैं, अंग्रेज जो है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में वो जीत जाते हैं। इसके परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजी विजय जो हमने आपको यहाँ पे बात किया। इसमें विशेष की अगर हम बात करें तो भारत में अंग्रेज की भारत में वास्तविक सत्ता जो है वो स्थापित हो जाती है किस युद्ध के पश्चात, बक्सर युद्ध के पश्चात। क्योंकि आपको पता है इसके पश्चात ही जो है 1765 में जो है वो इलाहाबाद की संधि होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए इलाहाबाद की संधि जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा होती है। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है वो शाह आलम द्वितीय से होती है। कब होती है तो 12 अगस्त 1765, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे कहा 1765। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है वो शुजा उद्दौला के साथ होती है। जो शुजा उद्दौला कौन थे तो अवध के नवाब थे। उनसे कब होती है 16 अगस्त 1765। 4 दिन का अंतर होता है। पहला संधि मुगल बादशाह के साथ, दूसरा संधि अवध के शासक शुजा उद्दौला के साथ। डेट 4 दिन का अंतर है, ईस्वी से ही है। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक युद्ध, जिसमें आपको अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। हमने अभी बात किया था फ्रांसीसी के बारे में, तो हमने वहां पर इस जो दोनों युद्ध का तीनों युद्ध का जो है जिक्र किया था। अब यहाँ पे हम थोड़ा विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। जो प्रथम जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य में, वो 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी 2 साल तक होता है। और ये युद्ध का कारण क्या होता है तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है। इसमें संधि होती है एक्सला और एक्सला सिपेल की संधि जो है वो होती है कब 1748 ईस्वी में। और इसका जो परिणाम होता है वो अनिर्णित होता है, मतलब यहाँ पर ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। तत्पश्चात द्वितीय जो है वो युद्ध होता है 1749 से लेकर के 1754 के मध्य में होता है। और इसमें कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध जो है वो होता है। इसका संधि होता है पौंडीचेरी की संधि 1755 ईस्वी में। उसके पश्चात ये युद्ध समाप्त होता है। इसमें परिणाम यह रहता है कि अंग्रेज मजबूत स्थिति में रहते हैं। ठीक है, अगर ये युद्ध और लंबा चलता तो अंग्रेज में भी जीत सकते थे। उसके पश्चात तृतीय युद्ध हुआ था 1758 से लेकर के 63 के मध्य। इसे हम सप्तवर्षीय युद्ध या फिर कह सकते हैं औपनिवेशिक कारण युद्ध जो है वो इसके कारण जो है वो युद्ध होता है। इसके तहत जो है वो संधि होती है पेरिस की संधि, जो 1763 ईस्वी में होता है। तो पेरिस की संधि किसके बीच में होता है, अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी के मध्य में जो है ये पेरिस की संधि होती है। और इसमें फ्रांस की जो है वो पराजय हो जाती है। ठीक है, तो हमने कर्नाटक के तीनों ओर जो है वो देख लिया। और कर्नाटक के तीनों ओर जो किसके लिए होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य में होता है। तीनों युद्ध किस संधि के तहत समाप्त होती है वो हमने यहाँ पर देखा। परिणाम क्या होता है वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। आंग्ल मैसूर युद्ध में जो पहला युद्ध जो है वो होता है 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी के बीच में। इसमें मैसूर के शासक कौन होते हैं तो हैदर अली होते हैं। और बंगाल का गवर्नर उस समय कौन होते हैं तो लॉर्ड वेलिस्ली होते हैं। ठीक है, वेलिस्ली। इसके तहत जो संधि होती है वो होती है मद्रास की संधि 1769 ईस्वी। उसके पश्चात जो हम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें सेकंड की, तो ये होती है 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी के मध्य में। उस समय भी जो मैसूर के शासक होते हैं वो है हैदर अली। और उस समय बंगाल का जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसके तहत जो संधि होती है वो होती है मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में होती है। हैदर अली की इसमें जो क्या होती है मृत्यु। उसके पश्चात तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से लेकर के 1792 के बीच में। उस समय जो मैसूर के शासक होते हैं वो होते हैं टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान का एक शब्द है जो 100 दिन चूहे की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर होते हैं वो हो जाते हैं लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है,
और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में, इसके साथ ही यह युद्ध समाप्त होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध होती है वो होती है 1799 ईस्वी में, और टीपू सुल्तान इससे मैसूर के शासक होते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली जो है उस समय बंगाल के गवर्नर होते हैं, और मैसूर की गद्दी पर आयडार वंश के एक बालक कृष्णराज बैठा, और टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है इसमें हो जाती है। तो टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे हैदर अली, उनकी मृत्यु कब होती है? तो 84 के बीच में, और इनकी मृत्यु कब होती है? 1799 के बीच में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। जो इसमें आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो युद्ध में प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो होता है 1775 से लेकर के 1782 के मध्य में। इसके तहत जो संधि होती है वो होती है सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में। इसका जो परिणाम होता है वो होता है अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त होता है, और माधव राव नारायण पेशवा बना तथा राघवों की पेंशन जो है वो दी जाती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो ये होती है 1803 से लेकर के 1806 ईस्वी तक। इसके तहत यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं कि देवगांव की संधि होती है 16 दिसंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेज और भोसले के मध्य में। ठीक है, तो अंग्रेज और भोसले के मध्य में जो संधि होती है 1803 में, उस संधि को क्या नाम से जाना जाता है? तो देवगांव की संधि। अगला है सुरजी अर्जन गांव की संधि। तो सुरजी अर्जन गांव की जो संधि होती है वो कब होती है? 30 दिसंबर 1803 ईस्वी के बीच में। किसके मध्य में ये संधि होता है? तो अंग्रेजों एवं सिंधिया के मध्य में जो है ये संधि होती है। तत्पश्चात हम बात कर लेते हैं, अगला संधि जो है वो है राजपुर घाट की संधि। तो राजपुर घाट की संधि कब होती है? 25 दिसंबर 1805 ईस्वी को जो है राजपुर घाट की संधि होती है, और लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज वालो द्वारा होल्कर की संधि जो है इसे कहा जाता है। इसका परिणाम में इसमें कुछ नहीं है। आगे हम बात करें तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1817 ईस्वी में होता है, और 1818 ईस्वी तक ये चलता है। इसके तहत पूना की संधि होती है, ग्वालियर की संधि होती है, मंदसौर की संधि होती है। इसके परिणाम की बात करें तो समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया, पेशवा पद समाप्त कर दिया गया, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया जाता है। किस युद्ध के बाद की बात कर रहे हैं? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात जो है मराठा की सत्ता जो है वो चली जाती है ब्रिटेन के हाथों में, और पेशवा का पद ही समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात हम बात कर लेते हैं आंग्ल सिख युद्ध। ये सारे जो युद्ध हम आपको बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप इसे मिस ना करें। युद्ध एवं वर्ष की अगर हम बात करें तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वो 1845 से लेकर के 46 के मध्य होता है। सिख शासक उस समय दिलीप सिंह होते हैं। वजीर की बात करें तो लाल सिंह, सेनापति की बात करें तो तेजा सिंह उस समय होते हैं, और उस समय गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग होते हैं। संधि जो होता है वो लाहौर की संधि होता है, और परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी थी। किसने? अंग्रेजों ने। किसको दी? दिलीप सिंह को। उसके पश्चात महाराजा की पदवी दी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। द्वितीय जो आंग्ल सिख जो युद्ध होता है वो होता है 1848 से लेकर के 49 के मध्य में। उस समय जो सिख शासक होते हैं वो भी होते हैं दिलीप सिंह ही, और उस समय जो गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं लॉर्ड डलहौजी। इसका जो संधि होता है इस युद्ध के समय वो होता है अमृतसर की संधि, और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर के ब्रिटिश ताज के पास जो है वो भेज देता है, और और ये जो कोहिनूर हीरा है वो अभी भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश ताज में ही आपको देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर हम बात करेंगे वायसराय के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं गवर्नर जनरल के बारे में। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे लेकर के 1785 ईस्वी तक जो है वो इनका शासन चलता है। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। घेरे की नीति या फिर कह सकते हैं रिंग फेंस नीति वॉरेन हेस्टिंग से ही संबंधित है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में होता है, क्योंकि आपको पता है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के तहत जो है वो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी अगले ही वर्ष 1774 ईस्वी में। ठीक है,
तो इसके तहत उसके अगला जो है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है इन्हीं के कार्यकाल में होता है 1775 से लेकर के 82 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में इन्हीं के समय में। और सालवाई की जो संधि होती है 1782 में, ये भी इन्हीं के समय में। ये पॉइंट जो हमने अभी बताया है, ये वाला पॉइंट, ये सभी पॉइंट हमने कुछ देर पहले ही इसी वीडियो में देख रखा है। भारत में न्यायिक सेवा के जनक भी जो है वो किनको कहा जाता है, तो वॉरेन हेस्टिंग को कहा जाता है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल होता है वो होता है 1786 से लेकर के 1793 के मध्य, लगभग 7 साल। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से लेकर जो 92 तक होती है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में जो होती है, ये इन्हीं के कार्यकाल में होता है। अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में इन्होंने ही शुरुआत किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में। क्या किया था शुरुआत? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो शुरुआत करते हैं। 5 अक्टूबर 1805 की अगर हम बात करें तो कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हो जाती है और वहीं पर उनका कब्र भी जो है वो स्थित है। तो कहाँ पे? तो कॉर्नवालिस की मृत्यु। उसके बाद भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा के जनक अगर किसी को कहा जाता है तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। तो अभी आपने 2 पॉइंट देखा है, एक तो भारत का न्यायिक सेवा के जनक वॉरेन हेस्टिंग को, भारत में सिविल सेवा का पुलिस सेवा के जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इनकी मृत्यु कब होती है? 1805 ईस्वी में। इनका जो है सो कब्र कहाँ है? तो यही उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। इनका जो कार्यकाल है वो 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक चलता है। सहायक संधि की शुरुआत जो है 1798 में इनके कार्यकाल में होता है। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो 1798 और 1800 ईस्वी में। मैसूर जो है 1799 ईस्वी से 1799 ईस्वी। तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1804। ठीक है, सहायक संधि जो है इनके द्वारा की जाती है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 ईस्वी की एवं वशिन की संधि 1802 ईस्वी में, वो इन्हीं के कार्यकाल में होती है, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। अब हमें बताइए कि आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात 1799 ईस्वी में, तो इसमें किस शासक की मृत्यु हुई थी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 1805 की मध्य जो होती है, वो इन्हीं के कार्यकाल में होता है। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो भी इन्हीं के कार्यकाल में किया जाता है। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग। 1813 से लेकर के 1823 ईस्वी के मध्य में इनका कार्यकाल है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 19 के मध्य जो होता है वो इन्हीं के कार्यकाल में। उसके के बाद जो है हस्तक्षेप की नीति भी लागू होती है। 1818 ईस्वी में पेशवा की पद की समाप्ति होती है इन्हीं के कार्यकाल में। आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 16 के बीच में इन्हीं के कार्यकाल में। बम्बे व मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया जाना जो 1820 में होती है, वो इन्हीं के कार्यकाल में होती है। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों प्रांतों में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करना भी वो इन्हीं के कार्यकाल में होती है। अगला जो हम बात कर लेते हैं वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, जिनका कार्यकाल 1828 से लेकर के 1835, लगभग 7 साल का कार्यकाल जो इनका चलता है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर कोई है तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं को ये दोनों पदवी जो है वो प्राप्त है, अंतिम गवर्नर जनरल का और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल का। 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में होता है। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्ति। ठीक है, वो समाप्ति जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में होती है। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया जाता है और देख रहे हैं 1833 जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में आती है। इस प्रकार 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं और उनको ही ये खिताब से नवाजा गया। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को जो है वो क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं लॉर्ड एलन गरो के बारे में, जो 1842 से लेकर के 1844 तक इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है और सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन होता है
और उसके पश्चात 1843 में एक्ट वी द्वारा ठीक है, तो 1843 ईस्वी में एक्ट वी के द्वारा किस चीज की उन्मूलन किया जाता है, खत्म किया जाता है, तो दास प्रथा को उन्मूलन किया जाता है या फिर समाप्ति किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी के मध्य में होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है, जो कि 1848 से लेकर 49 ईस्वी में होता है, 29 मार्च 1849 को पंजाब द्वारा अंग्रेजी राज्य में विलय होता है। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। ये किनके कार्यकाल में ये घटनाएं घट रही हैं? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये घटनाएं सब घट रही हैं। फिर अगर हम बात करें व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य की अगर हम बात करें, तो सतारा को विलय किया गया था 1848 ईस्वी में। जैतपुर संभलपुर का विलय हुआ था 1849 ईस्वी को। बाघाट को जो है 1850 ईस्वी को। उदयपुर को 1852 ईस्वी में। झांसी 1853 ईस्वी में। नागपुर 1854 ईस्वी में। अवध 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर। भारत में रेलवे का जनक जो है वो लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन जो है, जो कि बॉम्बे से थाने के बीच में चलती है, लगभग 34 किलोमीटर रेल का परिचालन होता है। 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य जो है दूसरी रेल की शुरुआत होती है। तो मतलब क्या है कि रेलवे जनक भी इनको कहा जाता है। 1853 में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर रेलवे चलती है, वो इन्हीं के काल में। और सेकंड जो कोलकाता से रानीगंज के लिए चलती है दूसरी रेल, ये भी इन्हीं के कार्यकाल में। भारत में पहली बार पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना जो है वो होती है, वो इन्हीं के कार्यकाल में होती है। अब हम बात कर लेते हैं अगला लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल है वो 1856 से लेकर 58 के बीच और 58 से लेकर के 42 के बीच में जो है वो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल चलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर कोई थे तो वो लॉर्ड कैनिंग थे, और प्रथम वायसराय जो थे वो भी लॉर्ड कैनिंग ही होते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में होता है। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं के कार्यकाल में, जैसा कि हमने आपको कहा। 1857 में कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास के 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो होता है इनके कार्यकाल में। कंपनी के शासन का अंत हो जाता है, क्योंकि 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा फिर मुगल सम्राट के पद को भी क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और उस समय जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है वो मुगल साम्राज्य रहते माने थे। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है वो 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी तक होता है। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो बनाया जाता है इनके शासनकाल में। 1865 ईस्वी में कोलकाता, बॉम्बे एवं मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो की जाती है। साथ ही साथ भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही होती है 1872 ईस्वी में। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आती है। ये जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको सब बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय के बारे में, इतना आप लोग लिख लीजिए अगर नोट्स में है तो, नहीं तो आप लोग ये वीडियो को सेव कर लें। तत्पश्चात आप कभी कभी टाइम मिले तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को सेव कर लें। नॉर्मली अगर आपको सेव नहीं करने आता तो आप डायरेक्ट यहाँ पर यूट्यूब वीडियो डाउनलोड जाइए किसी भी वेबसाइट पे, वहां पे लिंक डालिएगा तो ये डाउनलोड ऑप्शन में दिख जाएगा। उसके पश्चात वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। 1876 ईस्वी से 1860 ईस्वी के बीच में जो कार्यकाल जो है वो चलता है लॉर्ड लिटन का। 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की जो है वो नियुक्ति की जाती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो है वो पारित होती है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था, तो 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को क्या कहा था, तो आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो 1878 से 80 के बीच में होता है, तथा वैधानिक जनपद सेवा जो है वो गठित होता है 1878 ईस्वी में। उसके पश्चात सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके जो है वो 19 वर्ष कर दिया जाता है लॉर्ड लिटन के ही कार्यकाल में।
अगला जो है वो है आपका लॉर्ड रिपन, जो 1880 से लेकर के 84 के मध्य में ये शासन करते हैं। नियमित जनगणना जो है इनके द्वारा शुरू किया था 1881 ईस्वी में। स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव जो पारित किया था 1882 ईस्वी में, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी जो है वो कहा जाता है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, वो यहाँ पे अध्यक्षता विलियम हंटर के अध्यक्षता में इतना में शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है, जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1882 में इसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त किया जाता है, जो कि 1878 ईस्वी में लगा गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लीटन के द्वारा जो है वो लगाई जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। 2 फरवरी 1883 ईस्वी में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद होता है, और यह श्वेत विद्रोह के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। तो डफरिन को इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर आईएनसी की जो है वो स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1884 से लेकर के 86 के मध्य में होता है इनका शासनकाल। डफरिन के समय एओ ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1887 ईस्वी में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल होता है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित जो आयोग थी उसके बारे में अगर हम देखें तो 1900 ईस्वी में अकाल आयोग की स्थापना होती है, और उस समय उनके अध्यक्ष सर एंटोनी मैकडोनाल्ड रहते हैं। 1901 की अगर हम बात करें तो सिंचाई आयोग की स्थापना होता है। उस समय जो उनके अध्यक्ष थे वो थे सर कॉलिन स्टॉक मॉन्क्रिफ। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो आयोग और ईस्वी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1901 में रेलवे आयोग की स्थापना होती है। उस समय थॉमस रॉबर्टसन होते हैं अध्यक्ष। 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग की स्थापना होती है। एंड्रयू फ्रेजर जो है वो अध्यक्ष होते हैं। 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है, और सर थॉमस रेले जो है वो अध्यक्षता संभालते हैं। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की, और सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति जो है वो दे दी। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के बारे में। तो उनका कार्यकाल 1905 से लेकर के 1910 लगभग 5 साल का होता है। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है इनके कार्यकाल में, और मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की जो है स्थापना की जाती है। तो 1919 का जो कानून आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो जो सुधार है, या उसको हम वो बोलते हैं। इसी तरह क्या किया गया? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया, और पृथक जो है मताधिकार का भी जो है सो दिया गया। उसके पश्चात लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें तो इनका कार्यकाल 1910 से लेकर के 1916 के मध्य होता है। द्वितीय दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को जो है वो रद्द किया जाता है। जो आपने ऊपर देखा कि बंगाल का विभाजन जो है वो स्वीकृति की जाती है। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में जो यहाँ पे क्या करता है, उसको रद्द कर दिया जाता है, और राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा जो है की जाती है 1911 ईस्वी में। ये किसके कार्यकाल में हो रही है? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हो रही है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के। 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन जाती है, और 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा जो है वो दी जाती है। अगला जो है वो है आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल चलता है। 20 अगस्त 1917 ईस्वी में सुधारों की घोषणा जो है वो मॉन्टेगी चैम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध होता है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में इतना ही घटना घटी थी, इसलिए हमने इतना ही पॉइंट रखा है। बेवजह की उतनी सारी जो है नोट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। लॉर्ड रेडिंग के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल 1921 से लेकर के 1926 के मध्य में होता है, और यह एकमात्र यहूदी वायसराय भारत के रहते हैं। 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित होता है। आईसीएस मतलब होता था इंडियन सिविल सर्विस। 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो इनके कार्यकाल में की जाती है।
उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में। तो लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है वो 1926 से लेकर के 1931 के मध्य होता है। देशी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टोग-वॉल्टर समिति की नियुक्ति की जाती है। कब? 1927 ईस्वी में देशी रियासतें के संबंध में। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन जो है वो भारत पहुंचता है और 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी-इरविन समझौता जो है वो होता है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में, जो 1936 से लेकर के 1944 ईस्वी तक इनका कार्यकाल चलता है। पहला प्रांतीय आम चुनाव जो है वो 1936 से 37 ईस्वी में संपन्न होता है, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई और 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार जो है वो बनाई। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आते हैं और गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, गांधी जी ने किसके बारे में कहा था? तो क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू किया जाता है और जिसमें करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लॉर्ड वेवल के बारे में। तो लॉर्ड वेवल का जो कार्यकाल है वो 1944 से लेकर के 1947 ईस्वी के मध्य होता है। शिक्षा सुधार हेतु सार्जेंट योजना 1944 में आती है, इसे फिर कह सकते हैं घोषणा की जाती है। कब? तो 1944 में। कौन सा? तो शिक्षा सुधार हेतु कौन सी योजना आती है? तो सार्जेंट योजना आती है। वेवल योजना 1945 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया इन्हीं के कार्यकाल में। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 में सत्ता सौंप देंगे। कब सौंप देंगे? जून 1948 में। किसने घोषणा किया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट ने। लेकिन भारत आजाद कब हो गया? अगस्त में ही। कब? तो 1947 में। लगभग आप मान सकते हैं 8-9 महीना पहले ही जो है वो भारत आजादी प्राप्त कर लेता है। क्यों प्राप्त करता है? वो प्राप्त करते हैं इन महानुभाव के बारे में। इन महानुभाव के कारण कौन है वो? लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि इनको जो है एक और चीज बनना था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 से 1948 तक इनका कार्यकाल होता है और लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी जो है वो ये बनाए जाते हैं। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित होती है, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा जो है वो दी गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्त की जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि जो भारत जब आजाद नहीं था तो उस समय वायसराय हुआ करते थे, लेकिन जब भारत विजय हो गया तो वहां पर फिर से क्या आ गया? तो गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके पश्चात बात करें सी राजगोपालाचारी के बारे में, क्योंकि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 1948 से लेकर के 1950 रखा जाता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है कोई थे, तो वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। यहाँ तक हमने बात किया गवर्नर जनरल, फिर हमने बात किया भारत के वायसराय, फिर हमने पुनः भारत के वायसराय से बात, फिर मैंने भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बात किया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी थे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो अस्थायी बंदोबस्त या फिर यह कह सकते हैं जमींदारी बंदोबस्त कब आती है? तो 1793 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये कहाँ कहाँ आती है? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक। ब्रिटिश भारत का 19% जो है वो भूभाग हुआ। फिर भूमि अधिकृत जमींदार को दिया गया। फिर ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो है वो जमींदारी की थी। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी हो गई उसके पश्चात? जमींदारों की। ठीक है, उसके पश्चात हम अगर बात करें तो रैयतवाड़ी सिस्टम कब लाई गई थी? तो 1820 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो टॉमस मुनरो के द्वारा। कहाँ कहाँ? तो बॉम्बे, मद्रास और असम। ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग जो है इसके अंदर। फिर भूमि का मालिक किसान और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने का जिम्मेदारी फिर किसको था? किसानों का था।
उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं महलवारी, ये कब आई थी? 1822 ईस्वी में। किसके समय? हॉल्ट मैकेंजी के समय में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर यहाँ कह सकते हैं पंजाब। ठीक है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग उस समय। फिर भूमि पर गांव का अधिकार होता था, भूमि पर गांव का अधिकार होता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो गांव की मुखिया की थी। ठीक है, तो अभी आपने अस्थाई बंदोबस्त भी देख लिया, रैयतबाड़ी भी देख लिया और महलवारी भी आपने देख लिया। अब जो है अगला जो पॉइंट है वो हम बात करेंगे ब्रिटिश कालीन समितियां के बारे में। ब्रिटिश कालीन जो समितियां है उसमें पहला जो आयोग की अगर हम बात करें तो इनाम आयोग। कब आया गया? तो 1852 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इनाम थे। उस समय भारत का वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। उद्देश्य क्या था? भूस्वामियों की संपत्ति या फिर कह सकते उपाधियों की जांच करना। ठीक है। उसके पश्चात हम बात कर लें दूसरा आयोग की, तो वो था चार्ल्स वुड डिस्पैच। कब आई जाती है? तो 1854 ईस्वी में। किसने अध्यक्षता की थी? तो सर चार्ल्स वुड ने। अध्यक्ष उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना जो है इसका उद्देश्य था। उसके पश्चात आते हैं स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग चलते हैं 1858 ईस्वी में। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो रिचर्ड स्ट्रेची थे। ठीक है। उसके जो वायसराय थे वो थे आपका लॉर्ड लिटन और इसका उद्देश्य क्या था? अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु जो भी थी उसको। उसके पश्चात आता है हंटर आयोग। कब होती है ये हंटर आयोग? तो 1882 ईस्वी में हंटर आयोग आता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो विलियम हंटर थे। कहीं कहीं देखिए आप जो जो नाम है ना उसी से संबंधित व्यक्ति जो है इनके अध्यक्ष है। तो हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन। और इनका उद्देश्य क्या था? किसका? हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा की नीति के पुनर्वलोकन हेतु। ठीक है। तो शिक्षा की जो नीति थी उसका पुनरावलोकन जो है इसके द्वारा की गई थी, हंटर आयोग के द्वारा। उसी के ध्यान में रख करके इसका जो है सो बनाई गई थी इस आयोग को। फिर इसके पश्चात जो अगला आयोग है वो है आपका हर्सेल समिति। ये 1893 में बनती है और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपका हर्सेल। उस समय वायसराय जो थे वो थे आपका लॉर्ड हैस्डाउन और इसके जो उद्देश्य था वो था आपका टकसाल संबंधी सुझाव देने हेतु। उसके पश्चात अगर हम बात करें आयोग की तो वो थी आपके मैकडोनल आयोग। ये कब आती है? 1900 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर एंटोनी मैकडोनल। और इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कार्जन। और इसका जो उद्देश्य था वो था दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देना। उसके पश्चात मानक्रिक आयोग। मानक्रिक आयोग जो है वो आता है 1901 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो सर बॉल्विन स्टॉक मानक्रिक थे। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कार्जन थे और यह आयोग का उद्देश्य था सिंचाई योजना हेतु। ठीक है। अब जो है अब हम आगे की बात कर लेते हैं कुछ और आयोग के बारे में। तो फ्रेजर आयोग जो 1902 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे सर डब्ल्यू फ्रेजर। उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कार्टर। इसका उद्देश्य था पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धतियों की जांच करना। उसके पश्चात जो अगला आयोग थी वो थी आपकी सैडलर आयोग। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपका माइकल सैडलर। उस समय जो भारत का वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसका उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली की जो है सो देख रेख करना, कार्य प्रणाली और उसके दोषों की जो है वो जांच करना। और हेल्टर आयोग जो है वो आती है कब? 1917 ईस्वी में। उसके पश्चात है आपका बटलर समिति। कब आती है? 1927 ईस्वी में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके हरकोर्ट बटलर। उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन और इसका जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करना। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं धन निकासन के सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। जो प्रतिपादक हैं इसके वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इनका दो बुक भी है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया 1867 ईस्वी में और उसके पश्चात पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 ईस्वी नामक पुस्तक। उसके बाद अन्य विचारक की अगर हम बात करें तो रमेश चंद्र दत्ता। इनका जो संबंधित बुक है वो कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नामक पुस्तक। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में।
तो 1857 की विद्रोह जो है वो 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल जिला परगना में के मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। अब देखिए कि 1857 विद्रोह की यहाँ पे कब बात हो रही है, 29 मार्च 1857 को। कौन सी जो है नेटिव इन्फेंट्री के थे, तो 34वीं के थे। कौन थे, तो मंगल पांडे थे। किनको मारा इन्होंने, तो सर्जेंट मेजर को मारा या फिर मेजर सर्जेंट को मारा, ठीक है। उसके पश्चात मंगल पांडे को इसके कारण क्या कर दिया गया, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई, ठीक है। फांसी वैसे थोड़ा सा मैंने दूरी थी, मतलब इसी डेट को फिक्स नहीं हुई थी, लेकिन विद्रोह के कारण इसी डेट को जिनको फांसी दे दी गई। विद्रोह की शुरुआत जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 1857 में ही इनको फांसी दिया गया 8 अप्रैल को, और 10 मई को 1857 में मेरठ पर जो विद्रोह शुरू हो गया मेरठ में। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर जो है वो रहते हैं, मुगल शासक बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है, जिनको हम लोग जफर के नाम से भी जानते हैं। उसके पश्चात हम बात कर ले 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र के बारे में, तो हम जस्ट ठीक है। तो 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र की अगर हम बात करें तो दिल्ली के केंद्र के जो भारतीय नायक या फिर कह सकते हैं विद्रोही जो नेता थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। उनके नेतृत्व में बख्श खां जो थे वो थे। विद्रोह जो शुरू हुई थी वो हुई थी 11 मई 1857 ईस्वी को। विद्रोह का दमनकर्ता जो उस विद्रोह को जो दमन कर दिया था या शांत कर दिया था वो कौन थे, तो निकलसन हडसन थे। उसके पश्चात जो दमन का तिथि जो है वो है आपका 20 सितंबर 1857। शुरू कब हुई, 11 मई 1857। अब अगला जो है वो है आपका लखनऊ। लखनऊ के जो उस समय नायक थे या फिर कह सकते हैं विद्रोह जो हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो कौन थे, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। कब इन्होंने विद्रोह शुरू किया, 30 मई 1857 ईस्वी को। इस विद्रोह को दमन किसने कर दिया, तो कॉलिन कैंपबेल ने। और कब किया था, तो मार्च 1858 ईस्वी में। अगला है आपका झांसी। झांसी के जो नायक थे या फिर कह सकते विद्रोही नेता थे तो वो तो खुद रानी लक्ष्मीबाई। 4 जून 1857 ईस्वी को ये जो विद्रोह शुरू होता है। इस विद्रोह को दबा देता है जनरल हीरोज के द्वारा। कब, तो 17 जून 1858 ईस्वी को जो है वो इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। अगला जो है वो है आपका कानपुर। कानपुर के जो विद्रोही थे फिर विद्रोह के नेता जो थे वो थे आपका नाना साहब। 5 जून 1858 को ये विद्रोह होता है। कॉलिन कैंपबेल जो है इस विद्रोह को दमन कर देते हैं और 6 दिसंबर 1857 को। उसके पश्चात है जगदीशपुर। जगदीशपुर के जो नायक थे वो थे आपका कुंवर सिंह। ये जो विद्रोह शुरू करते हैं 12 जून 1857 ईस्वी को। इस विद्रोह को शांत कर देता है मेजर विलियम टेलर एवं विल्सेट आयर ने। कब, दिसंबर 1858 ईस्वी को, ठीक है। अब जो हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कुछ और विद्रोह जो यहाँ पे थे। वो थे अगला फैजाबाद। फैजाबाद के जो नेता थे या फिर नायक से वो थे आपके मौलवी अहमदुल्ला। जून 1857 में ये विद्रोह शुरू करते हैं। कैंपबेल के द्वारा यह विद्रोह को दबा दिया जाता है जून 1858। उसके पश्चात जो अगला जो विद्रोह जो जगह था वो था आपका बरेली। बरेली में खान बहादुर खां जो हैं वो आपके उस विद्रोह के नेता थे। जून 1857 ईस्वी को ये शुरू करते हैं। कैंपबेल के द्वारा भी इस विद्रोह को दबा दिया जाता है 1858 ईस्वी के लिए। उसके पश्चात अगला है आपका इलाहाबाद, या यूं कह सकते हैं प्रयागराज। उस समय जो विद्रोह के नेता थे वो थे आपका लियाकत अली। जून 1857 में ये विद्रोह शुरू होता है और कर्नल नील के द्वारा 1858 में इसको दबा दिया जाता है। अगला है आपका फतेहपुर। फतेहपुर के जो नायक थे वो थे आपके अजीमुल्ला। 1857 में ये शुरू होता है और जनरल रेनाल्ट के द्वारा 1858 में दबा दिया जाता है। 1857 की विद्रोह से संबंधित पुस्तकें की अगर हम बात करें तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 पे है वो आपका बी.डी. सावरकर लेखक हैं। अगला जो आपका है पुस्तक वो है द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता। और उसके पश्चात सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये आर.सी.
मजुमदार जो है इसके लेखक हैं। तो आप देखें यहाँ पर बी डी सावरकर जी भी हैं और आर.सी. मजुमदार भी जो, ठीक है। अगला है आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। आई होप कि 1857 की विद्रोह समय जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप एक बार जो है सो इस पे क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। इस पे जो है क्वेश्चन भी हम आप लोगों को देने वाले हैं। ये हिस्ट्री का हमने एंशिएंट जो है वो अपलोड कर ही दिया था। उसके पश्चात मेडिवल भी जो हमने अपलोड कर चुका हूँ। अब जो मॉडर्न जो है वो ये वीडियो है। उसके पश्चात हम इस सब पे जो है वन लाइनर एमसीक्यू भी लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे। सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, हम यहाँ पे पॉलिटी भी, मैथ भी, जो भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि 4 पिलर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहला तो है आपका ज्योग्राफी, दूसरा है आपका हिस्ट्री, तीसरा है आपका पॉलिटी और चौथा जो है वो आपका है इकोनॉमी। तो हम सभी पे जो है वीडियो लाने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो ही नहीं, क्वेश्चन भी लेके आने वाले हैं, वन लाइनर भी लेकर के आने वाले हैं और यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी है। साथ ही साथ मैथ्स वगैरह भी जो है यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, चाहे क्लास 1 to 10 मतलब 5 to 10 हो या फिर आप कह सकते हैं 12th की आईएससी मैथ हो, फिर कंपटीशन की जो मैथ है वो भी। तो हम शुरू कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। सबसे पहला हम देख लेते हैं हिंदू सुधार आंदोलन। उसमें पहला बात करें राजा राममोहन राय, जो उन्होंने ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था उनका। तो परिचय है राजा राममोहन राय, 22 मई 1772 ईस्वी को इनका जन्म होता है। 27 सितंबर 1833 को इनका मृत्यु हो जाता है। इनका जन्म स्थल जो है वो है आपका राधानगर, हुगली, बंगाल में। उपाधि की अगर हम बात करें तो राजा की उपाधि इनको देता है मुगल शासक अकबर द्वितीय ने। युगदूत का जो है उपाधि इनको दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। संवैधानिक आंदोलन के जनक जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत या फिर कह सकते जनक, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नव प्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष आदि का सम्मान जो है वो इन्हें प्राप्त है, या फिर कह सकते इन सब नामों की उपाधि के द्वारा इनको जाना जाता है। अगर इनका हम प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं की बात करें तो संवाद कौमुदी बंगला भाषा में थी, ये मिरात उल अखबार अंग्रेजी फारसी में 1882 ईस्वी में, ब्रह्म निकल मैगजीन। अगले हम प्रमुख पुस्तकें या फिर रचनाएं की बात करें तो आपका तुहफात उल मुवाहिद्दीन, यकेश्वरवादी का उपहार है, 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में प्रकाशित हुआ। और प्रीसेंट ऑफ जीसस 1820 ईस्वी में प्रकाशित होता है। स्थापित संस्थाएं की बात करें तो वेदांत सोसाइटी 1816 ईस्वी में कोलकाता में, आत्मीय सभा की स्थापना 1814 से 15 ईस्वी के बीच में कोलकाता में, हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी में कोलकाता में, उसके पश्चात वेदांत कॉलेज 1825 कोलकाता में और ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में कोलकाता। अगला जो हम बात करेंगे वो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, एवं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी किया था। तो हम दयानंद सरस्वती के साथ साथ आर्य समाज के बारे में भी जो हम बात करेंगे। इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 ईस्वी को होता है। जन्म स्थान है टंकारा, गुजरात में। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। स्थापित संस्था की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी बॉम्बे में ये करते हैं। अगला है इनका नारा था, पहला जो नारा इनका था वो था आपका वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अगला जो हम बात करें वो है आपका उपाधि, भारत का मार्टिन लूथर जो है इनको कहा जाता है। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें तो सुधारात्मक कार्य, वेदों का पुनरुत्थान, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विद्रोह जो है वो सुधारात्मक कार्य के रूप में करते हैं। आंदोलन की बात करें तो शुद्धि आंदोलन, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश के लिए जो शुद्धि आंदोलन था वो, जैसे मैंने कोई हिंदू में, मानो कोई हिंदू है, उसने अपना धर्म जो है हिंदू कोई अपना धर्म जो है परिवर्तित कर लिया, किसी अदर धर्म को अपना लिया। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो इसने किसी और धर्म को जो है अपना लिया। फिर वो क्या किया कि इस धर्म को अगर जिसको आना है वो इस धर्म को छोड़ के पुनः हिंदू धर्म में जो है वो आ जाए। तो इन्होंने कहा था शुद्धि आंदोलन यही था। फिर उसका गौ रक्षा आंदोलन, फिर दंडी स्वामी पुरानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। तो मूल शंकर का जो नाम है दयानंद सरस्वती वो किसने रखा था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दंडी स्वामी पूर्णानंद जी महाराज ने। ठीक है।
अब अगला है प्रमुख पुस्तकें और रचनाएं। सत्यार्थ प्रकाश जो संस्कृत में थी 1874 ईस्वी में इसकी जो है वो की जाती है जो प्रकाशित। फिर पाखंड खंडन 1866 ईस्वी में। अद्वैत मत का खंडन 1873 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। किसका? तो सत्यार्थ प्रकाश को। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा भाषा स्वीकार किया तथा स्वराज शब्द का जो है वो प्रयोग सर्वप्रथम यही करते हैं। उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। जन्म जो है इनका 12 जनवरी 1863 ईस्वी को होता है कोलकाता में। बचपन का नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता इनके विश्वनाथ दत्त हैं। माता इनकी भुवनेश्वरी देवी। गुरु इनके रामकृष्ण परमहंस होते हैं और संस्थापित संस्था जो है वो रामकृष्ण मिशन 1897 वेल्यूर में, जो वेल्यूर आपका कहाँ पे है तो कर्नाटक माफिया कलकत्ता। ठीक है। अगला जो बात है वो है हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं संगठन। संगठन की बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी, ये स्थापना कब होती है तो 1774 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में किसकी स्थापना होती है? एशियाटिक सोसाइटी की। संस्थापक कौन थे? तो विलियम्स जोन्स थे। संस्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता बंगाल में। युवा बंगाल आंदोलन, इसकी स्थापना 1826 में होती है हेनरी लुई विलियम डे रोजियो के द्वारा कलकत्ता बंगाल में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में होती है राजा राममोहन के द्वारा कलकत्ता बंगाल में। तत्व बोधनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में होती है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता बंगाल में। अगला जो है वो है आपका परमहंस मंडली। परमहंस मंडली के जो स्थापना है परमहंस मंडली की 1840 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा होते हैं और ये बम्बई में होता है। रहनुमाई माज दाइशन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नरोजी के द्वारा बॉम्बे में की जाती है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एम जी रनाडे के द्वारा बॉम्बे में की जाती है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे में किया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम एच पी ब्लावोस्की कर्नल एच एस अलकाट के द्वारा न्यूयॉर्क में जो है वो इसकी स्थापना की जाती है। अगला जो है वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में जी आगरकर के द्वारा पुणे में किया जाता है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा बॉम्बे में किया जाता है। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में किया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेंगलुरु में किया जाता है और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बॉम्बे में की जाती है। पूना सेवा सदन 1909 में स्थापना की जाती है किसके द्वारा? श्रीमती रामाबाई रनाडे के द्वारा। कहाँ? तो पूना में। सोशल सर्विस लिंक की स्थापना 1911 ईस्वी में एन एम जोशी के द्वारा बॉम्बे में इसकी स्थापना की जाती है। सेवा समिति 1914 एच एन कुंजरू की जो है सो द्वारा किया जाता है स्थापना इसकी। कहाँ किया जाता था? प्रयागराज इलाहाबाद। ठीक है। उसके पश्चात हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया जाता है हरिद्वार में। उसके पश्चात वीमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा मद्रास में किया जाता है और विश्व भारती की स्थापना 1921 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कोलकाता में जो है इसकी स्थापना की जाती है। अगला है निम्न जाति आंदोलन एवं संगठन। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो आपका है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया जाता है महाराष्ट्र में। अरबी पूरम आंदोलन जो है वो 1818 ईस्वी में होता है। संस्थापक इसके श्री नारायण गुरु होते हैं। स्थान अगर बात करें तो अरबीपुर केरल में। ठीक है। अरबीपुरम कह सकते हैं, केरल में इसकी स्थापना होती है। श्री नारायण धर्म एवं परिपालन जो योगम है इसकी स्थापना जो है वो 1930 में किया जाता है। श्री नारायण पद्मनाभम पल्पू एवं कुमार आसाम के द्वारा केरल में। उसके पश्चात है आपका डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में की जाती है बी आर सिंधे के द्वारा मुंबई में। बहुजन समाज की स्थापना 1910 में मुकुंद राव पाटिल के द्वारा सतारा महाराष्ट्र में।
जस्टिस पार्टी 1915 से 16 ईस्वी में स्थापित की जाती है। सी.एन. मुदालियर, टी.एम. नायर एवं पी. त्यागराजन चिट्टी के द्वारा मद्रास में। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? तो बॉम्बे में, या फिर कह सकते हैं वर्तमान के मुंबई में। उसके पश्चात यहाँ पे अगला जो अगर हम बात करें तो वो है आत्मसम्मान आंदोलन। इसकी स्थापना 1920 में की जाती है। ई.बी. रामास्वामी नायर एवं वलीजा नायडू के द्वारा मद्रास में। उसके बाद हरिजन सेवक संघ 1932 में स्थापना किया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। कहाँ पे? तो पूना। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में। तो जो आंदोलन था वो था आपका दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन। कब स्थापित वर्ष होती है ये आंदोलन होती है? तो 1866 ईस्वी में। इसके संस्थापक की अगर बात करें तो मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं राशिद अहमद गंगोही। कहाँ पे? तो देवबंद में। उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन वर्ष 1875 में सर सैयद अहमद खां। कहाँ पे? तो अलीगढ़ में। उसके पश्चात अहमदिया आंदोलन कब होती है? तो 1889 से 90। संस्थापक की बात करें तो मियाँ मिर्जा गुलाम अहमद। स्थान कहाँ है? तो फरीदकोट। उसके पश्चात है नदवातुल आंदोलन। कहाँ है? नदवाह उल उलेमा। कब? 1894 से 95। मौलाना सिबली नुमानी, जगह का नाम संपर्क है आज का लखनऊ। ठीक है। अब अगला हम बात कर रहे हैं भारतीय महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में। ठीक है, महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम वर्ष 1795 और 1804 ईस्वी में जो अधिनियम है शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम किसके समय में आया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। इसका विषय क्या था? तो शिशुओं को मारने पर रोक लगाना। 1829 ईस्वी में सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम आती है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। इसका उद्देश्य था सती प्रथा पर प्रतिबंध जो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है वो किया जाता है। 1829 में ही बाल विवाह निषेध अधिनियम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। 18 वर्ष से कम आयु के लड़के के विवाह पर जो प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पूर्ण रूप से नहीं, ये याद रखिएगा, पूर्ण रूप से ये कभी जो है वो नहीं लगता, आंशिक रूप से लगता है। 1837 ईस्वी में हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लागू की जाती है और लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा लाया जाता है और हिंदुओं महिलाओं को संपत्ति का अधिकार जो है वो दिया जाता है। 1843 ईस्वी में दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लाया जाता है लॉर्ड एलन बरो के समय में और दास प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंध कर देता है। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है लॉर्ड कैनिंग के समय में। विधवा विवाह को वैध ठहराया गया और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा अंतरजातीय विवाह की वैधानिक केशव चंद्र सेन के प्रयासों के द्वारा ये होता है। अब यहाँ पर देखिए विधवा विवाह को वैध ठहराया गया किसके द्वारा? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग के समय में। और यहाँ पर 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा क्या हुआ गया? अंतरजातीय विवाह को वैधानिक दिया गया। मतलब आप अगर हिंदू हो तो आप क्या कर सकते हो? मुस्लिम से भी कर सकते हो, या फिर हिंदू में ही बहुत सारे जाति होते हैं, सब कास्ट होते हैं, एक कास्ट से दूसरे कास्ट में शादी किया गया तो ये हो जाता है अंतरजातीय। उसके बाद 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया है लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। इसके तहत लड़की की सहमति की आयु जो है 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया जाता है और बहराम जी मालावारी के प्रयासों के द्वारा। अगला जो हम बात करें वो बात कर लेते हैं 1930 ईस्वी के घटनाक्रम में। 1930 ईस्वी में क्या आता है? शारदा एक्ट आता है लॉर्ड इरविन के समय में। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई तो कन्याओं के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 14 वर्ष निश्चित कर दी गई। और 1931 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया है लॉर्ड इरविन के काल में। बाल विवाह को प्रतिबंधित जो है वो कर दिया गया। ठीक है। अब अगला जो है वो है आपका कृषक मजदूर। इससे पहले हमने बात कर रखा है कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन से पहले। इससे पहले वाले वीडियो में इससे पहले वाले जो भी टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम आधुनिक भारत का ये नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम बात करने वाले हैं कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन।
यहाँ पे आपको विद्रोह और आंदोलन एवं संगठन का नाम दिया गया है। ये किस क्षेत्र में ये हुआ था, इसका प्रभावित क्षेत्र जो है वो इस लाइन में दिया हुआ है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे वहाँ हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इसके कारण क्या थे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है वो 2 बार हुआ था, एक 1836 से 54 तक और एक 1921 से लेकर के 22 तक। इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो था मालाबार और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे के.एन. हाजी, सैयद काजी एवं अली मुस्लियार, ठीक है। और इनके जो कारण थे वो कारण था जमींदारों का अत्याचार एवं अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां, ठीक है, जिसके कारण ये विद्रोह जो है वो हुआ था मालाबार के क्षेत्र में। उसके पश्चात है पागलपंती विद्रोह। पागलपंती जो है वो आपका उत्तरी बंगाल में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे करम शाह एवं टीपू। इसका जो कारण था वो था आपका जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह। तो नॉर्मली जब अंग्रेजी सरकार हुआ करता तो कहीं ना कहीं ये आपको अत्याचार से ही बहुत सारे ऐसे विद्रोह हैं जो आपको देखने को मिलेगा। उसके पश्चात है फैराजी आंदोलन जो 1838 में हुआ था और ये जो प्रभावित क्षेत्र था फरीदपुर जो बंगाल में पड़ता है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे आपके हाजी सैयदुल्ला एवं दादू मियां। इस विद्रोह के जो पीछे कारण थी वो या आंदोलन के पीछे जो कारण थी वो थे जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोही एवं अर्ध धार्मिक स्वरूप। उसके पश्चात हम देखते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है वो हुआ था 1859 से लेकर के 1860 के बीच में और यह क्षेत्र जो है वो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। कारण था किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। आगे चल करके यही आपको पता होगा कि चंपारण की सत्याग्रह में भी देखने को हमें मिलता है। आगे हम बात करें पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो है वो 1873 से लेकर के 1876 के मध्य में होता है। ये भी बंगाल के ही क्षेत्र में होता है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे आपके ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल। कारण था इसका काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली एवं लगान में वृद्धि करना। उसके पश्चात है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह जो है वो 1874 से लेकर 75 के मध्य में हुआ था। पूना, अहमदाबाद और फिर सोलापुर एवं सतारा में जो प्रभावित क्षेत्र है इसका। उसके पश्चात इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे आपका बाबा साहेब देशमुख। कारण था कपास कृषकों पर लगान वृद्धि एवं महाजनों द्वारा बेदखली। महाजन मूल तौर पे जो पैसा देता है वक्त पे वो आपको महाजन कहलाते हैं, जिससे आप पैसा लेते हो उधार, वो महाजन के तौर पे जाना जाते हैं। अगला जो है वो है आपका बिजोलिया आंदोलन जिसको जो हमने देखा था 1905 में हुआ, 13 में, 16 में और फिर 1927 में। प्रभावित क्षेत्र है आपका ये राजस्थान में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे सीताराम दास, मणिकलाल वर्मा और इसका जो कारण था किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे जिसके कारण जो है यह आंदोलन हुआ था। उसके पश्चात चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में आपको देखने को मिलता है और इससे प्रभावित जो क्षेत्र थे वे थे आपका चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, ये सब जो है बिहार में पड़ते हैं और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे आपके महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और आदि। राजकुमार शुक्ल ही जो है महात्मा गांधी जी को इनवाइट किए थे इस चंपारण सत्याग्रह को तिनकठिया प्रणाली को लेकर के। कारण यही था तिनकठिया प्रणाली मतलब 20 कट्ठा अगर आपके पास खेत है तो उसमें 3 कट्ठा जो होगा वो आपको उसमें नील की खेती करना पड़ता था। इसमें रीजन यही था कि नील की खेती करने के पश्चात जो खेत होता है वो बंजर हो जाता है। उसके पश्चात है खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह जो 1918 ईस्वी में हुआ था और यह हुआ था खेरा गुजरात में और इसके नेतृत्वकर्ता थे स्वयं महात्मा गांधी जी। इसका कारण जो था फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूल किया जाना। जो कुछ कारणवश फसल बर्बाद हो गई थी फिर भी जो है वहां की गवर्नमेंट जो है वो राजस्व वसूल करना चाहते थे किसानों से। उसके पश्चात है अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन जो है वो 1920 में हुआ था। इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे वे थे प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। ये जो नेतृत्वकर्ता थे इसके वो थे आपके रामचंद्र और इसका जो कारण था अवैध लगान वसूली व भू बेदखली नियम लागू करना। उसके पश्चात है एका आंदोलन। एका आंदोलन जो है वो 1921 से लेकर के 1922 के मध्य में होता है। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है वे हैं आपके बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और फिर बहराइच। इसके
इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे आपके मदारी पासी, और इसका जो कारण था लगान में वृद्धि के विरोध में। आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे आंदोलन विद्रोह हैं जो जमीन से ही रिलेटेड है, ठीक है। उसके पश्चात है बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुई थी। सूरत के बारदौली तालुका में यह हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इनके नेतृत्वकर्ता थे, इसमें भी आप देखेंगे लगान में वृद्धि हुई थी। उसके पश्चात है तेभागा आंदोलन जो 1946 में हुई थी। प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे आपका कंपाराम भुवन सिंह। कारण था बटाईदारों के निर्णय लिया कि किसानों को 50% की जगह अब 33% ही देने होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो विनोबा भावे जी ने किया था। अगला हम बात कर लेते हैं प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में। इसमें हम देखेंगे जनजातीय वर्ग, नेतृत्वकर्ता और प्रभावित क्षेत्र। इस सबसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। चुआर जो है वो जनजातीय विद्रोह जो है वो 1768 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्वकर्ता इनके राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह थे। प्रभावित क्षेत्र झारखंड एवं बंगाल है। उसके पश्चात बघेरा विद्रोह 1818 से 1820 के मध्य में होता है। नेतृत्वकर्ता थे बघेरा सरदार, और जो प्रभावित क्षेत्र है वो बड़ौदा। वो विद्रोह जो है वो 1820, 22 और 32 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता थे राजा पड़ाहत, और इसके जो प्रभावित क्षेत्र थे सिंहभूम और छोटा नागपुर। इसके पश्चात हम बात कर लेते हैं भील विद्रोह के बारे में। 1812 से लेकर के 19 के मध्य में हुआ था, फिर 1825 में भी हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे त्र्यंबक्का जी डांगलिया सेब्रम के नेतृत्व में, और ये जो प्रभावित क्षेत्र है वो थे खामदेश। उसके पश्चात खालसी विद्रोह की बात करें तो ये 1827 से लेकर 1833 के मध्य में होता है। नेतृत्वकर्ता है राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और फिर बार मानी। इसके जो प्रभावित क्षेत्र है खासी पहाड़ी जो असम व मेघालय में पड़ता है। उसके पश्चात कुल विद्रोह का कुल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1831 से 32 के मध्य में। नेतृत्वकर्ता थे बुद्धू भगत व गंगा नारायण, और इसके जो प्रभावित क्षेत्र थे वो थे छोटा नागपुर। इसके पश्चात खोड़ विद्रोह की बात करें तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे चक्र विश्नोई राधाकृष्ण दंड सिंह, और ये प्रभावित क्षेत्र जो था वो था उड़ीसा। और ये खून विद्रोह जो है 1846 से लेकर 48 के मध्य में होता है। अगला 1855 में होता है, उसके अगला 1914 ईस्वी में जो है वो होता है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मध्य में होता है। नेतृत्वकर्ता सिंधु कानू चांद एवं भैरव होते हैं, और यह प्रभावित क्षेत्र है बिहार और फिर झारखंड। उसके पश्चात अहोम विद्रोह 1828 से लेकर के 33 के मध्य में होता है। गोमधर कुंवर जो इनके नेतृत्वकर्ता होते हैं। प्रभावित क्षेत्र जो होता है वो असम व पूर्वोत्तर के क्षेत्र होते हैं। उसके पश्चात रंपा विद्रोह जो है वो 1879 से लेकर के 1922 और 24 के मध्य में भी होता है। पहला जो है रंपा विद्रोह वो 1879 में होता है, और अगला जो है 1922 से लेकर 24 के मध्य में होता है। नेतृत्वकर्ता थे अल्लूरी सीताराम राजू, और जो प्रभावित क्षेत्र है वो है आपका आंध्र प्रदेश। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में देखने को मिला है, इससे भी। तो ये सब जो है इसमें जो भी है इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि ये सब एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। उसके पश्चात मुंडा विद्रोह जो है वो आपको 1899 से लेकर के 1900 के मध्य में हुआ था, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे बिरसा मुंडा, और ये जो प्रभावित क्षेत्र था वो था छोटा नागपुर। उसके पश्चात ताना भगत जो है वो हुआ था 1920 से 30 के मध्य में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे आपका जतरा भगत बलराम भगत। प्रभावित जो क्षेत्र था वो था आपका छोटा नागपुर। उसके पश्चात है जिया तरंग आंदोलन जो 1931 में होता है। इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे आपका जेडोनाग एवं रानी गोडिल्यो, और जो प्रभावित क्षेत्र था वो था आपका मणिपुर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जनजातीय विद्रोह आंदोलन समाप्त होता है। आप इसको पढ़ ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसके पश्चात है नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह। इसमें पहला जो है वो है आपका सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का जो प्रभावित क्षेत्र था वो था बंगाल व बिहार। नेतृत्वकर्ता थे केना सरकार, मंजर शाह, द्विज नारायण। उसके बाद फकीर विद्रोह, ये भी प्रभावित क्षेत्र था बंगाल, और ये इनके जो है सुनेतृत्वकर्ता है मजनून शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। उसके पश्चात है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह जो है उसमें आपका नेतृत्वकर्ता जो थी वो थी खुर्दा के राजा एवं जैन बंधु, और जो प्रभावित क्षेत्र था वो था आपका उड़ीसा। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं अगला जो है वो है आपका रामोसी विद्रोह। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे आपका चितर सिंह।
फिर उसके पश्चात उमाजी, नरसिंह और फिर दत्तात्रेय। इसके जो प्रभावित क्षेत्र है पूना पश्चिम घाट। पूना और पश्चिमी घाट आपको पता होगा। ये पश्चिमी घाट क्यों बोला जाता है? पश्चिमी घाट क्यों बोला जाता है क्या? जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है, वी शेप में ही भारत का मैप होता है नीचे से। मान लो ये वी शेप का मैप है, तो ये वाली जो भाग होती है ना, ये पश्चिमी भाग होता है, क्योंकि भारत के पश्चिम में पड़ता है और ये भारत के ईस्ट मतलब पूर्व में पड़ता है। तो ये वाला भाग जो है वो पश्चिमी घाट कहलाती है और ये वाला जो भाग है वो पूर्वी घाट कहलाती है। जब हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने यहाँ पर छोटा सा जो है वो देख लिया है, पश्चिमी घाट कौन होता है और पूर्वी घाट कौन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कितूर का विद्रोह। कितूर का विद्रोह जो है वो कितूर की रानी के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था और धारवाड़ के निकट जो है वो धारवाड़ के निकट ये हुआ था। उसके पश्चात गडकरी विद्रोह जो 1844 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे कृष्णा दाजी पंडित और जो इसका प्रभावित क्षेत्र था वो था कोल्हापुर महाराष्ट्र में। उसके पश्चात है फैजी आंदोलन, ये हुआ था बंगाल में और इनके नेतृत्व करता थे सैयदुल्ला दादू मियां। उसके पश्चात कुका विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो थे भगत जवाहर मल और इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो था आपका पंजाब। उसके पश्चात है पागलपंथी विद्रोह, इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे करमशाह और फिर टीपू। प्रभावित क्षेत्र था पूर्वी बंगाल के शेरपुर। ठीक है, उसके पश्चात हम आगे की बात करें तो वो आपका है थम्पी विद्रोह जो हुआ था 1805 से लेकर के 1809 के मध्य में। नेतृत्व करता थे दीवान बेलू थम्पी और जो इसका प्रभावित क्षेत्र था वो था त्रावणकोर जो कि केरल में पड़ता है। आगे की हम अगर बात करें, आगे की जो हम बात करें तो उसमें आपको हमें देखने को मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में होता है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. का जो मतलब होता है वो होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया जाता है। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेज संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में होता है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। स्थापना के समय जो भारत के वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। डफरिन थे, क्योंकि वायसराय इसमें क्यों कहा गया है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति होती है उसके पश्चात एक अधिनियम आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत जो भी गवर्नर जनरल थे भारत को उनके हम वायसराय के नाम से जानते हैं उन सबको। तो उसके पश्चात जो है ये वायसराय का ही नाम दिया गया है, लॉर्ड डफरिन। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य की अगर हम जाने तो प्रथम अध्यक्ष जो थी वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू। सबसे युवा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कांग्रेस इसमें प्रमुख तथ्य की अगर हम बात करें तो प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और सबसे युवा अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन की। आपको पता होगा कि नॉर्मली देखा गया है कि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो दिसंबर के महीने में ही हुए हैं। ठीक है, तो 1885 में जो है वो पहला अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था बॉम्बे में। अध्यक्षता जो थी वो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी केयर करते हैं और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल होते हैं। क्वेश्चन कभी-कभी पूछ देता है कि प्रथम कांग्रेस की अधिवेशन जो हुई थी उसमें कितने सदस्य ने भाग लिए थे, तो टोटल जो थे वो 72 अध्यक्ष जो है सदस्य जो है इसमें भाग लिए थे। उसके अगले ही वर्ष 1886 में कांग्रेस की अधिवेशन होती है कोलकाता में। इसके जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी करते हैं और दादा भाई नौरोजी जो है वो प्रथम पारसी अध्यक्ष होते हैं। इसमें नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर जो है वो आमंत्रित करता है। अगला जो सम्मेलन हुआ था या अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1887 ईस्वी में, मद्रास में ये हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वो बदरुद्दीन तैयबजी करते हैं और जैसा कि हमने ऊपर भी देखा ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे।
हमने यहाँ पर देखा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण जो है वो यहाँ दिया जाता है इस अधिवेशन में, और शस्त्र अधिवेशन के विद्रोह में जो है सो विरोध में प्रस्ताव जो है वो पारित होती है। अगला अधिवेशन हम बात करें 1888 की, जो स्थान होता है इलाहाबाद, जो वर्तमान में इसे प्रयागराज के नाम से हम जानते हैं, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में जो है वो भाषण देते हैं। ठीक है, अगला जो हम अगर बात करें तो वो है 1896 का, और ये अधिवेशन होता है कोलकाता में। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं रहमतुल्लाह एम शानी, जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। और सर्वप्रथम वंदे मातरम जो है वो इसी अधिवेशन में गाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम जो है वो सर्वप्रथम गाया गया वो किस अधिवेशन में गाया गया, कहाँ की? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कब की गई थी? 1896 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रहमतुल्लाह एम शानी ने किया था। अगला है 1905 की अधिवेशन, जो कि बनारस में होता है, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। बंगाल विभाजन की आलोचना की जाती है इसमें, और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन भी जो है वो किया जाता है। आपको पता है कि बंगाल विभाजन उस समय तक हो चुकी थी। अगला पॉइंट है, अगला जो अधिवेशन है वो है 1906 का, जो कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी जो है वो अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो है वो 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। पहला आपने यहाँ पर देखा कि दादा भाई नौरोजी जो है ये वाला 86 में करते हैं। तत्पश्चात जो है वो आपको करते हैं 93 वाला में, और इसके पश्चात जो करते हैं वो करते हैं 1906 वाला में, कोलकाता अधिवेशन। नौरोजी द्वारा स्वराज शब्द का जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग जो है इसी अधिवेशन में किया गया था। अगला जो है अधिवेशन वो है 1907 की, जो कि सूरत में अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है इस समय हो जाती है, नरम दल और गरम दल 2 गुटों में हो जाती है। अगला जो अधिवेशन है वो है 1911 का, जो कि कोलकाता में होता है। विशन नारायण दल जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, और पहली बार जन गण मन जो है वो गाया जाता है। 1916 के अधिवेशन जो है लखनऊ में होता है। अंबिका चरण मजूमदार जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, और बम्बई का गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था। धर्म दल एवं गरम दल में समझौता तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में जो है वो समझौता होता है 1906 वाले लखनऊ अधिवेशन में। उसके पश्चात 1917 का जो अधिवेशन है वो आपका होता है कोलकाता में। एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस जो है वो अपनाता है। ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर ले 1920 की अधिवेशन, जो कि नागपुर में होता है। सी विजय राघवाचारी जो है वो आपका इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके पश्चात भारतीय रियासतों के प्रति जो है नीति घोषणा की भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात जो है वो कही जाती है, और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का जो है वो अनुमोदन किया जाता है। उसके पश्चात 1923 का अधिवेशन होता है काकीनाडा में, जो कि मौलाना मोहम्मद अली जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, और इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की जो स्थापना की जाती है। उसके पश्चात 1924 की बात करें तो वो बेलगाम में होती है, जो कि बेलगाम कर्नाटक में है। इसकी अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी करते हैं, और एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था? तो बेलगाम कर्नाटक की जो अधिवेशन हुई थी कांग्रेस की, उसमें अध्यक्षता करते हैं। वर्ष था 1924। उसके पश्चात 1925 की अगर हम बात करें तो कानपुर में अधिवेशन होता है। सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता करते हैं, और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो आपके सरोजिनी नायडू होते हैं। उसके पश्चात 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो करते हैं, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया एवं प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाने का निर्णय लेते हैं। कौन अधिवेशन में? लाहौर के अधिवेशन। किसकी अध्यक्षता? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष क्या है? 1929। 1931 के अधिवेशन की अगर हम बात करें तो कराची में होता है, और वल्लभ भाई पटेल जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। मूल अधिकार का प्रस्ताव जो है वो पारित होती है।
गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन होता है। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भी जो है वो पारित होता है। उसके पश्चात 1936 का जो है वो अधिवेशन होता है लखनऊ में। जवाहरलाल नेहरू जो है वो इनकी अध्यक्षता करते हैं। नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की चुनौती जो बताते हैं, और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना जो है वो यहाँ पे हो जाती है 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। उसके पश्चात 1937 की बात करें तो फैसपुर में होता है, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। प्रथम अधिवेशन जो कि गांव में होता है। उसके पश्चात 1938 की बात करें तो हरिपुरा जो कि गुजरात में है वहां अधिवेशन होता है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, और राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत करते हैं, और झंडा गीत की जो है सो स्वीकृति यहाँ पर दी जाती है। उसके पश्चात हम बात कर लें 1939 की, तो 1939 की जो अधिवेशन है वो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में होता है। सुभाष चंद्र बोस जो है इनकी अध्यक्षता करते हैं, और पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जो है वो सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी की समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान द्वारा होता है, और इनमें सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत जाते हैं, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका अध्यक्ष बनाए गए। इसमें महात्मा गांधी जी का हस्तक्षेप बताया जाता है। उसके पश्चात 1940 का जो अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, और आजाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हैं। उसके पश्चात हम 1946 की बात करें तो मेरठ में होता है। आचार्य जेपी कृपलानी जो है वो अध्यक्षता करते हैं, और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी जो है ये रहते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है वो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा होता है। तो बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। विरोध की अगर हम बात करें तो विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, एवं बहिष्कार प्रस्ताव जो है वो पास किया जाता है। फिर स्वदेशी आंदोलन का विचार की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में देते हैं। तो ये से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संजीवनी जो है वो किनके पत्र थे? कृष्ण कुमार मित्र के। बंगाल विभाजन प्रभावी अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये क्वेश्चन सभी को पता है। फिर इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है वो करते हैं। वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज प्रथम एवं महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन जो है वो करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है? 1911 में। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और उस समय कौन कौन राजा जो है ब्रिटेन के, या कौन राजा और कौन रानी जो है वो दिल्ली में आई थी? तो जॉर्ज प्रथम राजा थे, और महारानी मैरी जो है वो वहां की महारानी थी, जिन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होती है, और कलकत्ता में के स्थान पर दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की जाती है, और वर्ष 2012 में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बन जाती है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग की गठित। तो मुस्लिम लीग की जो गठन हुआ था वो हुआ था 1906 ईस्वी में। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन जो है वो संपन्न होता है। और सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की गठन का प्रस्ताव पेश करते हैं, और मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष जो है वो आगा खां को चुना जाता है। मुस्लिम लीग का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के विभाजन, जो कि बीच बीच में हमने इस सब के बारे में चर्चा किया है। तो कांग्रेस का जो विभाजन है वो सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान हो जाती है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय रासबिहारी बोस के द्वारा हो रहा था। कारण था स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीके को लेकर के। फिर परिणाम था क्या हुआ कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में जो है वो विभाजित हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो उपाधि जो है वो लोकमान्य भारत के बेताज बादशाह, ये उनका उपाधि है। इसका बाल गंगाधर तिलक का। प्रकाशित समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो मराठा और केसरी जो है 1881 ईस्वी में। उत्सव की बात करें तो 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में
शिवाजी उत्सव जो है उसकी शुरुआत करते हैं बाल गंगाधर तिलक। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा। 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा दे करके मांडले जेल बर्मा जो है वो भेज दिया गया। बर्मा वर्तमान के म्यांमार को कहते हैं। मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तकें जो है वो इसकी रचना करते हैं। और तिलक ने कांग्रेस का पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप जो है वो लगाया था। उसके पश्चात भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो बी डी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। ये बात कहे हैं बी डी सावरकर जी ने। उसके बाद मित्रा की हम बात करें तो बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वो करते हैं। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड जो है वो बच जाते हैं। उसके पश्चात जो है इनमें से फांसी भी दी जाती है इनको। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लेते हैं डर के मारे, लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1908 में मात्र 15 वर्ष की आयु में जो इनको फांसी दी जाती है। ठीक है, उसके पश्चात है 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने काफिले पर बम फेंकते हैं। मतलब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस व सचिन सयान की भूमिका जो है वो मिलती थी। ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं विदेशी में क्रांतिकारी आंदोलनों की विदेशों में। तो श्याम कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में भारत स्वशासन समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी जो है उसका एक जगह का नाम है में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला व लाल रंग का ध्वज फहराते हैं। इन्हें भारतीय कांग्रेस क्रांति के माता जो है वो कहा जाता है। किसको? तो मैडम भिकाजी कामा को। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना जो है वो इस पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला है महत्वपूर्ण घटनाएं की अगर हम बात करें तो कामागाटा मारू प्रकरण जो है वो 1914 ईस्वी में होता है। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में, दिल्ली दरबार 1911 में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, होम रूल लीग की स्थापना 1916, लखनऊ समझौता 1916, मॉन्टेग चैम्सफोर्ड की घोषणा 1917 और मॉन्टेग की घोषणा जो 1907 में 17 में, मॉन्टेग घोषणा जो है 1917 में और मॉन्टेग चैम्सफोर्ड सुधार जो है वो आया था 1919 में। इस दोनों में आप ध्यान मतलब ये कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि ये छोटा मार्ले और मिंटो छोटा है इसलिए पहले होती है और मॉन्टेग चैम्सफोर्ड बड़े हैं तो ये 1919 में होता है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं लखनऊ समझौते की। लखनऊ समझौते जो है वो 1916 ईस्वी में अंबिका चंद मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है वो लखनऊ में होता है। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल व गरम दल का पुनः जो है वो मिलन हो जाता है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के संक्षिप्त परिचय के बारे में। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में होता है। इनके माता का नाम जो है, इनके पिता का जो नाम है वो करमचंद गांधी और माता की नाम जो है वो पुतलीबाई था। इनके पिता पोरबंदर, बांकानेर एवं राजकोट के दीवान थे। 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह जो है वो कस्तूरबा गांधी के साथ हो जाता है और गांधी जी ने 1889 से 1891 ईस्वी तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करते हैं और गांधी जी 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जो है डरबन गए थे। उसके पश्चात गांधी जी जो है वो अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे और वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और गांधी ने 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टोट गांधी जी की जो आत्मकथा है और महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन जो है वो थे इनके द्वारा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की
हत्या कर देते हैं दिल्ली में। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1894 में होती है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है 1904 ईस्वी में, ये सब महात्मा गांधी जी द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में की जाती है। फिर टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में स्थापना की जाती है 1910 ईस्वी में। और इंडियन ओपिनियन पत्र का जो प्रकाशन है वो आपका 1903 ईस्वी में किया जाता है। ये सब महात्मा गांधी जी के द्वारा। फिर भारत में गांधी के 3 प्रारंभिक कार्य की अगर हम बात करें तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह जो प्रथम सबने अवज्ञा आंदोलन था। उसके पश्चात ही 1918 में अहमदाबाद नील हड़ताल जो प्रथम भूख हड़ताल था। और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह जो प्रथम असहयोग था। उसके पश्चात 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी जो है वो चंपारण जाते हैं और गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती की 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध जो है वो सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं और फिर 3 कठिया पद्धति जो है वो बंद दिखाई पड़ती है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। 18 मार्च 1919 को रॉयट एक्ट जो है वो पारित किया था जिसे हम काला कानून के भी नाम से जानते हैं। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस घटना से जनता में जो है वो रोष व्याप्त हो जाता है। यही कारण है कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया है। और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का जो है वो आयोजन किया जाता है जिस पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर देते हैं और कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड का जांच के लिए मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन जो है वो करते हैं। उसके पश्चात अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की तो असहयोग आंदोलन जो है वो आपका 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जाता है और इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति जो है वो प्रदान की गई। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं और दुर्भाग्य से इसी दिन तिलक का जो है वो निधन हो जाता है। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर लिया गया और इस प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड की जो है वो स्थापना की जाती है और महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद और जमनालाल आजाद ने राय बहादुर की उपाधि जो है वो त्याग दी और असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाने जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा जो है वो दी। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं चौरी चौरा कांड जो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक पर जो स्थान है वहां ये होती है। कारण होता है किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिसमें 42 पुलिसकर्मी जो है वो जल करके मारे जाते हैं। परिणाम होता है 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर देते हैं इसी के कारण। अब हम बात कर लेते हैं स्वराज पार्टी के गठन। जो आपको पता है स्वराज पार्टी का गठन जो है मार्च 1923 ईस्वी में होता है। 1923 में विधानमंडल चुनावों में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू जो है इसके महासचिव होते हैं। स्वराज पार्टी ने 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण की बात करें तो हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में सत्येंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी ने अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में इसकी स्थापना करते हैं। अगला है काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह काकोरी कांड होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने क्रांतिकारी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को जो है वो लूट लेते हैं और इस घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाता है।
राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लारिया, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा और नैनी तथा फैजाबाद में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद इस घटना के बाद भागने में सफल हो जाते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के बारे में। तो 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा जाता है। HSRA के संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा जो है वो शामिल होते हैं। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंचों पर बम फेंका। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव पर लाहौर शहर केस सैंडर्स की हत्या वाला जो था इसके तहत मुकदमा चलाया जाता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार लेते हैं और वो मर जाते हैं। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं गोलमेज सम्मेलन की। आपको पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 से लेकर के 1931 तक जो है वो होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से लेकर 1931 जो है दिसंबर तक होता है और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 से 1932 में। तो मतलब ये पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। ये लगातार जो है वो गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें की अगर हम बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधि ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं। याद रखिएगा कि BR अम्बेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे? तो BR अम्बेडकर। कांग्रेस जो है किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी स्वयं गए थे और 29 अगस्त 1931 को SS राजपुताना नामक जलपूत से लंदन के लिए रवाना होते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू आदि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय उस समय होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट के बारे में। तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत या फिर कह सकते हैं कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं। अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक जो मुसलमान और सिख पहले से ही हैं मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया और इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन जो है वो शुरू कर देते हैं। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के अनुयायियों मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और अंबेडकर के बीच समझौता जो है वो किया जाता है और इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना समझौते का मसौदा की बात करें तो सी राजगोपालाचारी ने तैयार किया था और पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। अब हम बात करें इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को सूर्य सेन, जिसको हम मास्टर दा भी बोलते हैं, के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी के चटगांव शाखा ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में होता है और इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिंथो ने 8 अगस्त 1940 को घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव को पुनः स्वीकृत करने के पश्चात कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो सत्याग्रह प्रथम प्रारंभ जो है वो करने का निर्णय लिया जाता है और 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने
विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना। दूसरे सत्याग्रह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने गए। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन जो कि 1942 की। भारत के बढ़ रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 ईस्वी में एक मिशन जो है वो भारत भेजता है। याद रखिएगा इस समय द्वितीय विश्व युद्ध जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो चलता था, क्योंकि पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर के 1945 के मध्य में होता है। ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने के नेतृत्व में यह मिशन जो है वो भेजा गया, इसलिए इनका नाम जो है वो क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। इसी बीच हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक होती है। इस बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है वो पेश करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद ने मिलकर के तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया और इसी समय गांधी जी ने नारा दिया था करो या फिर मरो। 9 अगस्त 1942 को सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन के जो महत्वपूर्ण तथ्य है अगर उसकी हम बात करें तो इस आंदोलन के दौरान 3 जगहों पर समानांतर सरकारें की स्थापना जो है वो की जाती है। बलिया की अगर हम बात करें तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था। यह सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जो है वो चलती है। यहाँ की किसान विधवा मातंगनी हजारों ने गोली लग जाने के बाद भी झंडे को ऊंचा रखा और इन्हीं बूढ़ी गांधी जी जो है वो कहा जाता है। उसके पश्चात हम सतारा की बात करें तो सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यह 1945 तक कार्यरत रही और इसके नेता जो हैं वो वाई.बी. चाहवान थे। उसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार उनके साथ थे। उसके पश्चात गांधी इरविन समझौते की अगर हम बात करें तो गांधी और इरविन की लंबी वार्ता के पश्चात 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता होता है जिसे दिल्ली पैक्ट या फिर कह सकते हैं गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गई। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं आजाद हिंद फौज की। तो मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आजाद हिंद फौज का गठन जो है वो किया था। किनके नेतृत्व में? मोहन सिंह के नेतृत्व में। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी प्रतीक सिंह फौजीवाला ने दिया था। इनकी पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया, जिनका प्रथम सेनापति मोहन सिंह को बनाया जाता है। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम संक्षिप्त विवरण जाने तो इनका जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में होता है। 1920 में इन्होंने सिविल सेवा के चौथे स्थान प्राप्त किया, लेकिन मन न लगने के कारण त्यागपत्र दे देते हैं। महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित जो है वो हो जाते हैं। उसके पश्चात हम बात कर ले देशबंधु चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1927 में इंडिपेंडेंस लिंक की जो है वो गठन की जाती है। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन जो है वो करते हैं। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी के नाम से संबोधन किया। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक या फिर देश नायक जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था और महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं बेबल योजना जो कि 1945 में आया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी सरकार भारत के संवैधानिक प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड बेबल को भारत के नेताओं से विचार विमर्श हेतु जो है वो कहा। इस उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड बेबल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे बेबल योजना के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें कैबिनेट मिशन की। तो गठनकर्ता जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो है वो इसके गठन किए थे।
दिल्ली पहुंचने की तिथि अगर हम बात करें तो 24 मार्च 1946। सदस्य जो है वो पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, ए बी अलेक्जेंडर स्टीफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के जो है ये अध्यक्ष होते थे उस समय। अब उसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा का चुनाव। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार जो है वो प्रस्तुत किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए। इसमें कांग्रेस 208 सीट, मुस्लिम लीग 73 सीट और स्वतंत्र उम्मीदवार जो है 15 सीट जो है वो जीत करके आ जाते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को बात करें तो 12 अगस्त 1946 को वायसराय की अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण जो है वो भेजा जाता है। तत्पश्चात नेहरू जी ने इसे स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया और लीग की इस कार्यवाही से भयानक रक्तपात हुआ। महात्मा गांधी जी ने नवाखाली में शांति स्थापना हेतु पदयात्रा करते हैं। अंतिम सरकार का गठन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ जो है अपने पद की शपथ लेते हैं। अंतिम सरकार की अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद और विदेशी मामले इनके हाथ में जाता है। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। सरदार पटेल की बात करें तो गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग एवं रियासती संबंधी मामले। जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। आई चंद्रगिरी की वाणिज्य मंत्री थे। सी एच भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री। अब्दुल रब नस्तर जो कि संचार मंत्री। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। अरुणा आशफ अली रेलवे मंत्री। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री और राजेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री जो है वो बनाए जाते हैं। उसके पश्चात हम बात करें तो इटली की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता जो है वो हस्तांतरित कर देगा। इटली ने लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। अब लॉर्ड माउंटबेटन की अगर हम बात करें तो 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के 34वें गवर्नर जनरल जो बनकर के भारत को आते हैं। भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन हेतु योजनाएं जो है प्रस्तुत करती। उसके पश्चात भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता विधेयक जो है वो पेश किया। विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली और इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान स्थापना जो है वो की जाएगी। इसका बात चलिए 15 अगस्त और इसके अनुसार देश के 2 जो है 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की जो है स्थापना की जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता जो है वो मिल जाती है। और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो आचार्य जेवी कृपलानी जो थे वो भी थे वो थे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। फिर आधुनिक भारत की पुस्तकें की अगर हम बात करें तो कुछ पुस्तक हैं और कुछ इसके लेखक हैं। तो यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये महात्मा गांधी जी का है। इंडियन विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया एनी बेसेंट। द लाइफ डिवाइड अरविंद घोष डिवाइन। बापू माई मदर मनु बहन गांधी। आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य केसरी तथा मराठा बाल गंगाधर तिलक। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया डॉक्टर रफीक जकारिया। इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर इसके लेखक जो है दुर्गा दास होते हैं। उसके पश्चात फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेफियर। द नेशनल इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द स्टोरी ऑफ माई और उसके पश्चात डिपोजिशन ऑफ द अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी के द्वारा जो है कुछ पुस्तकें हैं वो लिखी जाती हैं। उसके पश्चात यहाँ इतनी सारी पुस्तक हैं। इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइंस विसेला, ये कुछ बुक हैं। आप इस बुक को जो है नाम देख लें, वीडियो को पॉज कर लें और फिर आप इसको याद करना चाहते हैं तो याद करें। कुछ ही पुस्तक ऐसे जो थे इम्पोर्टेंट थे जो शुरुआत के थे हमने आपको बता ही दिया है। बाकी अगर आपको याद करना है तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को वीडियो पॉज कर लें और सभी को लिख करके आप याद कर लें। इसके पश्चात यहाँ तक जो है मॉडर्न हिस्ट्री था यहाँ से खत्म हो जाती है।
यहाँ से हम लोग जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए एक बार, और उसके पश्चात अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसके पश्चात अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल और ग्रोथ करे तो आप अपने मित्र के साथ जो है वो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। कोई अगर आपका सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।